हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी को। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से हम शुरू करेंगे और अंत तक जब जाएंगे ना, आप यकीन मानिए कि आपको शायद कोई नोट्स या कोई कॉपी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैं यहीं पे आपके दिमाग में ऐसे छाप दूंगा ना, जेरोक्स मशीन की तरह, कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, एक बार की इन्वेस्टमेंट है आपकी पूरी की पूरी टाइम की। आपको मालूम है कि जो मैं चीज़ें करवाता हूँ, एक तो मैं उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, चाहे वो एनिमेशन हो, कलरफुल टेक्निक हो। आप देखिए शुरू की स्लाइड से ही इतना सा समझ तो आपको आ ही गया होगा। तो यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हम करवा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी के पेड कोर्स में या कहीं पे भी ये चीज़ें आपको ऐसे टाइप की देखने को मिलेंगी। लोग बहुत ही मोनोटोनस तरीके से करवाते हैं और बच्चे फिर भाग भाग के आते हैं कि सर आप ही हमें करवा दीजिए। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण यही है कि आप अगर जैसे आप समझिए कि अगर न्यूज़पेपर है, आपको उसे ऐसे ही पढ़ रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में, तो भैया ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट किसी को नहीं चाहिए, सबको रंगीन मिजाजी चाहिए, है ना। हर कोई रंगीन चित्रहार देखना चाहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और आप देखिए कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रखा है तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है कनेक्शंस बिल्ड करने में। क्योंकि जब मैं थोड़े थोड़े कनेक्शंस बिल्ड करूंगा तो वो कहाँ जाके मिलेंगे? वो जाके मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। और मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये क्लियर कट बता रखा था और यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि आपस में कोरिलेशन है, क्योंकि वही कहानी अब यहाँ पे चलती हुई आ रही है। वहाँ पे आपको याद होगा कि एक समय था जब ब्रिटिशर्स बार बार भारत के अंदर आके और हमें बार बार बोल रहे थे कि अच्छा अब कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, अब बना देते हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस करवा दी, जिनके अंदर कौन साहब गए थे? बी आर अम्बेडकर साहब गए, तीनों के अंदर ही। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान भी आया था, जिसके तहत 3 लोग आए थे, एबी अलेक्जेंडर साहब, पथिक लॉरेंस साहब और स्टैफर्ड क्रिप्स साहब। और उस टाइम पे देखिए कि जो वेवल था, वेवल को बीच में घसीटने के लिए मना कर दिया था कि भैया तुम रहने दो, लेकिन वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। जब हम वेवल के बारे में भी पढ़ते हैं, वेवल प्लान के बारे में, तो बाद की बात है कि ये क्रिप्स मिशन आया है ना, तो इनडायरेक्टली वेवल भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, जो उस वाइसरॉय था, वाइसरॉय वेवल, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए कैबिनेट मिशन प्लान कब का है? 1946 का है। और यही चीज़ हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, यानी कि रूट्स कहाँ पे जा रही हैं? ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जा रही हैं। तो मैं सीधा सीधा वहीं से लिंक बिठा के आपको कहानी को आगे लेके जा रहा हूँ। मुद्दे की बात है, आपको मालूम है कि देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन देश के आज़ाद होने से पहले ये आया था कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके अंदर मैंने अभी बताया कि 3 लोग आए थे, है ना। और उन्होंने यहाँ पे एक हमारी गवर्नमेंट के सामने, यानी कि तथाकथित गवर्नमेंट जो थी भारत की, एक तरह से, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट टाइप चल रहा था सब कुछ, है ना। तो उन्होंने भारतीयों के सामने प्रपोजल रखा कि भाई बात ऐसे है कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, जिसके तहत पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सकते हैं। और फिर उन्होंने बहुत सारी और इसके कारण भी दिए कि आप ऐसे कीजिए कि 3 पार्ट्स में पूरे के पूरे राज को चलाइए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि एक अपर हाउस रहेगा, फिर एक मिडल वाला रहेगा, एक लोअर प्रोविंसेस के लिए रहेगा। ऐसे करके उन्होंने पूरा का पूरा प्लान छाप के इनको बताया। अब समस्या वहाँ पे खड़ी हुई कि मुस्लिम्स जो थे, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो वो जो परेशान हो रहे थे कि भैया अगर ऐसे सिस्टम रहेंगे और मुस्लिम्स के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था ना की गई, तो कल को क्या होगा कि कांग्रेस वाले ही सारे के सारा काम करते रहेंगे और मुस्लिम लीग जो है वो फिर कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। तो इस वजह से वो इस पे अग्री नहीं हुए, इन सब चीज़ों पे। और एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला कि भैया 2 स्टेट्स का ही निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम ऐसा करते हैं कि हिंदू वाला स्टेट अलग कर देते हैं, मुस्लिम वाली अलग कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं हो पाई। नेहरू जी अड़ गए कि नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो जिसकी वजह से एट द एंड क्या है कि देश को 2 भागों में बंटना पड़ा। और फिर डिवीजन माउंटबेटन प्लान आपको याद होगा, तो उसके तहत क्या हुआ? 2 भागों में बांटा गया, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। अब भारत के सामने समस्या क्या है कि अब इनको चलाना पूरे का पूरा राजपाट। लेकिन राजपाट चलाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए ना भाई, कोई तरीका तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप हवा में सब कुछ करे जा रहे हैं। आप देखिए आज की डेट में लगभग अगर हम देखें तो 95% से ऊपर कंट्रीज हैं जिनके पास लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, है ना। और ऐसे ही हमारे देश के पास भी अब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उस टाइम पे समस्या क्या खड़ी हुई थी कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन भैया हमारे देश जैसा है, हर 100 किलोमीटर पे तो भाषा बदल जाती है, कभी कोई बोली आ जाती है, कभी कोई लैंग्वेज आ जाती है। तो कैसे इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए? अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन पर्सन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे।
देखिए इनकी विजन थी कि भैया मेरे को इसी में काम करना है, इसीलिए हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड कर रहे थे, चाहे कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस को इग्नोर कर रही थी, बॉयकॉट कर रही थी, लेकिन इन्होंने कोई भी छोड़ी नहीं, सब में गए। अब यहाँ पे देखिए इनका जो विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू था और कितने सालों से ये तपस्या कर रहे थे उस चीज़ की, तो अब जाके वो क्लैरिटी आई इनको कि भैया यहाँ पे आके हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। टोटल लगभग 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया पहले भारतीयों के द्वारा, 60 देशों का मैं बता रहा हूँ, और उनसे अलग अलग रेफरेंसेस लिए गए। हम देखेंगे कि किस किस कंट्री से हमने मेन रेफरेंसेस कौन से लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना, जितने भी वनडे एग्ज़ाम, उनके अंदर ये पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री से कौन सा रेफरेंस हमने ले रखा है, क्या चीज़ हमने कौन सी कंट्री से लिया है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को है कि एक कंप्लीशन आपको मिले, एंड में आपको सेटिस्फेक्शन फील हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को पढ़ाने का। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या होता है कि आगे फर्दर इसमें भी अलग अलग जो है असेंबलीज बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट में मतलब कि अलग अलग कमेटीज बनाई जाती है, ये समझ लीजिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंपल सा मतलब ये है कि इसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, और भारत बहुत बड़ा देश है, सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे पूरे का पूरा ये लोग कई साल तक ये लगे रहे भैया, काफ़ी मेहनत की इन्होंने, और कितना समय लगा, ऑलमोस्ट आपको 3 साल बोल सकते हो, या फिर एग्जैक्ट बोलना हो तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। इतना लंबा समय ये इसके अंदर लगा, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हैवीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भाई ये दुनिया का, इतना मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और बहुत बल्कि होने की वजह से, और क्योंकि हमारा पूरा का पूरा देश इतना बड़ा है ना, तो देश खुद ही हमारा बल्कि है, तो इस वजह से जो इसका सिंबल रखा गया। अब बल्कनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? हाथी। तो एलिफेंट जो है इसका क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल रखा गया। बड़ा क्यूट सा एलिफेंट लगाया है मैंने, दिल खुश हो जाएगा। और इस एलिफेंट को आपने देख लिया ना, इसका मतलब अब जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल है वो एलिफेंट है। ठीक है, जय गणेश देवा, याद कर लेना। अब यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे B.R. अम्बेडकर साहब। अभी पढ़ेंगे सारा कुछ, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो पत्ते खोल रहा हूँ, और उसके बारे में एक एक स्टडी करवाता हूँ। आपको मालूम है कि मैं कुछ ऐसे नहीं कि सिर्फ ये बता के और निकल गया, पूरा कहानी छाप देता हूँ दिमाग में, ताकि भूले ही ना आपको कुछ, है ना। तो अब बहुत सारी कमेटीज थी, जिसमें से मेन कमेटी होती है ड्राफ्टिंग की कमेटी, तो उसके हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब। और अगर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे? B.R. अम्बेडकर साहब का ही नाम लेंगे। अब देखो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनके इतना समय लगने के बाद बनके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया। काफी लंबा समय, इतना लंबा समय कि लोग हंस रहे थे। देखो बहुत सारे लोगों ने इसका विद्रोह किया, है ना। कईयों ने बोला कि भैया तुम होते कौन हो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले, हम लोग क्यों माने तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लोग। फिर कईयों ने बोला कि ये तो वकीलों की जमात है भाई, कई सारे वकील इकट्ठे हुए, अब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रहे हैं। हंस रहे थे लोग, ऐसा भी चल रहा था। और इस वजह से यहाँ पे देखिए कि बट इन्होंने बहुत मेहनत की। ये सिर्फ क्रिटिक्स की बात होती है, या तो आप आगे आके काम कीजिए, जिन्होंने इतना समय अपने जीवन का लगा दिया, नहीं तो किसी को क्या जरूरत है अपने जीवन का इतना समय इसमें इन्वेस्ट करने की। ठीक है, राज सत्ता राजपाट है एक जगह पे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने देखिए बना तो 26 नवंबर 1949 को लिया, लेकिन अगेन यहाँ पे कौन अड़ गए? नेहरू जी अड़ गए। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जब खत्म की थी तो मेरा आखिरी पॉइंट ही मेरा क्या था क्लाइमेक्स पे, कि वहाँ पे जाके जब हम देखते हैं पॉलिटी में, तो आप समझेंगे कि नेहरू जी अड़ जाएंगे, और फिर वो क्या बोलेंगे, लाहौर सेशन की याद करवाएंगे जो कि 1929 में हुआ था, जिसके अंदर कांग्रेस ने क्या किया था वो अभी बताएंगे आपको क्या किया था, है ना। अब क्यूरियोसिटी जाग गई होगी कि क्या हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि नेहरू जी ने बोला 26 नवंबर 1949 को हम लागू नहीं करेंगे। तो सब लोग कंफ्यूज्ड कि भैया नेहरू जी ऑलरेडी 2 साल 11 महीने 18 दिन हो गए हैं, हाथ जोड़े, अब इतना समय पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, अब देश को भी चलाना है, आप प्लीज़ हमारी बात को समझिए और इसको लागू करने दीजिए। पर नेहरू जी, चाचा जी ठहरे, चाचा जी तो अड़ गए। चाचा जी, अरे भाई मैंने बोल दिया ना कि यो तो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है छोरे, नहीं समझ आ रहा तो तू इसी की तीसी करा अपनी। तो इन नटशेल बात है, नेहरू जी अड़ गए और उन्होंने बोला कि भैया ये कब होगा लागू? 26 जनवरी 1950 को ही। अब वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, तो नेहरू जी को क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो नेहरू जी ने बोला कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपना लाहौर सेशन याद आ गया 1929 का।
अब वहाँ पे बैठे, जैसे वो होता है ना क्लास में कि एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है, ऐसे ही वहाँ पे अगल बगल में बैठे लोग फुसफुसाने लगे, क्योंकि सब लोग कांग्रेस के नहीं थे ना, हर कोई कांग्रेस का थोड़ी था। तो वो आपस में पूछ रहे हैं, भाई क्या हुआ था 1929 में, क्या हुआ था लाहौर सेशन के अंदर, क्या हुआ था, क्या हुआ था, है ना। तो ऐसी कोई प्रिंसली स्टेट वाला बैठा था, उससे पूछ लिया किसी ने, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे क्या पता, हम तो राजा लोग हैं, हमें थोड़ी पता, हम कांग्रेस के है भी नहीं है, प्रिंसली स्टेट है, धक्के से तो हमें मिलाया गया है, हाँ, और तुम हमसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो। तो सिंपल सी बात है। फिर नेहरू जी उनको समझाते हैं सबको कि भाई बात ऐसे है, 1929 के अंदर लाहौर सेशन में मैंने क्या किया था, मैंने अपना जो हमारा कांग्रेस का मेन मोटो था, पहले कांग्रेस का गोल क्या था, डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस से हमने भाई साहब पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू कर दिया था। और आपको याद होगा जो अपने बीजी तिलक साहब हैं, वो तो कब का बोल रहे हैं पूर्ण स्वराज का, और जितने भी अपने भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वो तो कब का पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं भाई मेरे। तो ये इन्होंने तो 1929 में बोला था ये जाके, तो इन्होंने बोला, हमने बोला था कि डोमिनियन स्टेटस की जगह अब हमारा गोल होगा पूर्ण स्वराज। तो ये हमने किया था 1929 में, और हमने उस टाइम पे तिरंगा झंडा फहराया था, जबकि हम गुलाम थे, हमारा भारत देश, लेकिन फिर भी हमने तिरंगा झंडा फहराया था। और उस दिन हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इंडिपेंडेंस डे, याद है ना आपको? अगर आपको याद हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये मैंने बताया था आपको। तो उस दिन झंडा फहरा के इंडिपेंडेंस डे मनाया। अब 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे तो मना नहीं सकते हैं, समझो इस चीज़ को। और क्योंकि ये तो इनके हाथ में नहीं था ना आज़ाद होना, क्या ये अंग्रेज़ों को जाके इनका बस चलता तो ये भी बोल देते कि भाई साहब बात ऐसे है कि हमने तो 26 जनवरी को मनाया था इंडिपेंडेंस डे, आप अभी क्यों हमें आज़ाद कर रहे हो, आप अभी 15 अगस्त को मत करो, थोड़ा 6 महीने और ठहर जाओ, 26 जनवरी को कर देना, इतनी भी क्या तुम्हें आग लगी अंग्रेजों को घर जाने की, है ना, रुक जाओ थोड़ी देर और 6-7 महीने, और उसके बाद हमें आज़ाद कर देना, मेरी भी बात पूरी हो जाएगी जो मैंने बोला था। ऐसा तो हो नहीं पाया लेकिन, है ना। तो अंग्रेजों ने 15 अगस्त को आज़ाद कर दिया भारत को। अब क्या होता है कि 26 जनवरी को इन्होंने सोचा कि इंडिपेंडेंस डे ना सही, हम रिपब्लिक डे मना लेते हैं, है ना, उस दिन झंडा फहरा लेंगे। तो यही तो करना था। तो इन नटशेल बात यह है कि वो जो पुराने लिंक्स थे, इन्होंने सोचा कि उन इवेंट्स को हम ताज़ा करेंगे, और उन्हीं इवेंट्स के नाम पे अब देश के अंदर कुछ होगा तो सब कुछ क्या होगा, इन्हीं के हिसाब से होगा अब तो, क्योंकि यही मेन लीड में है। और जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं वो तो वैसे ही बेचारे कब का देश को कह रहा हूँ मैं, दुनिया को ही छोड़ गए, है ना। और इस टाइम पे गांधी जी भी नहीं है, और गांधी जी होते तो वो वैसे भी नेहरू जी को ही सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई सेंस भी नहीं बैठता था। तो सब लोग बैठ गए भैया कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद सबने बोला कि भैया कुछ मैटर्स के ऊपर तो आप हाँ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप उसके लिए इतना समय थोड़ी वेट करेंगे। मान लीजिए अच्छा तो यहाँ पे जंगल राज चलता रहेगा, इसका मतलब कोई किसी का कत्ल कर जाए इस बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर ऐसे कैसे बात बनेगी। तो इसीलिए जो मेन चीज़ें होती थी, चाहे वो डिफेंस की हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हों, वो सब चीज़ें क्या है लागू कर दी गई। कब? 26 जनवरी 1949 को ही। लेकिन वो एक माइनर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। जो मेजर पार्ट था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब लागू किया गया? वो किया गया 26 जनवरी 1950 को ही, ठीक है, क्योंकि उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी नेहरू जी के द्वारा। तो ये कहानी है, ये पीछे से मैंने लिंक करके अब यहाँ पे बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक बारी पूरा मोटा विस्तार रूप में बता दिया है। अब एक करके भी तो देखना पड़ेगा ना, इसके अंदर सिर्फ यही थोड़ी है कि हाँ ये कहानी थी और खत्म हो गया। कहानी तो मैंने सुना दी, अब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे क्या चीज़ हुई, वो तो बताना पड़ेगा ना। अब देखो इसके अंदर देखो, हमने 60 देशों के आसपास का, 60 से भी ज़्यादा देशों के आसपास का कॉन्स्टिट्यूशन लिया, और लगभग इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में खर्चा कितना है? 60 लाख के ही आसपास का खर्चा आया। ये 60 से भी ज़्यादा का लिया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अलग अलग देशों को स्टडी किया, और 60 लाख रुपए लगे उस टाइम के। आप समझो, आज के नहीं, उस टाइम के बता रहा हूँ मैं ये। तो कितना ज़्यादा अमाउंट लग गया इसको बनाने में ही। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, देखो 22 जुलाई 1947 को क्या करती है? अब देखो ध्यान देते रहना सारे की सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब की बन चुकी है? 1946 की बन चुकी है, जब कैबिनेट मिशन आ गया। और अब ये 1947 में क्या कर रही है? अडॉप्ट कर रही है इंडियन नेशनल फ्लैग को। लेकिन वहीं पे 24 जनवरी 1950 को, यानी कि रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, गणतंत्र दिवस से, ये क्या कर रही है? अडॉप्ट कर रही है एक तो नेशनल एंथम को, एंड दूसरा नेशनल सॉन्ग को।
यानी कि जो हमारे जनगण मन और वंदे मातरम वाले जो है, ये दोनों को अडॉप्ट कर लिया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले ये क्या थे, प्रेसिडेंट किसके थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इसी दिन क्या है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नियुक्त कर दिया गया। और एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हैंड रिटन है। जी हाँ, इसको हाथ से लिखा गया था। शुरू में कैलीग्राफर थे दो, उनके द्वारा लिखवाया गया था। जो इंग्लिश लैंग्वेज में था वो किस कैलीग्राफर ने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने, यानी कि प्रेम बिहारी रायजादा ने। फिर जो हिंदी में था उसको वसंत किशन वैद्य ने लिखा था। ठीक है, ये दोनों कैलीग्राफर थे। तो अगर पेपर के अंदर आता है तो इनके बारे में भी आप बता सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आपको समझाता हूं चीजें। शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये थी, ये पूरी देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये है 1946 के आसपास की बात। उस टाइम पे इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? 389 मेंबर हुआ करते थे। देश उस टाइम पे आजाद हुआ नहीं था, तो यानी कि पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था। अब आप देखिए, जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है, यानी कि देश आज़ाद हो रहा है हमारा, तो ये देखो, ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये चले गए, निकल गए यहाँ से। अब ये कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये जो लोग हैं ये निकल गए यहाँ से। ये देखिए, ये दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, ये दौड़ दौड़ के इधर को चले गए। तो जैसे ही ये लोग इसमें चले जाते हैं अपना पाकिस्तान में, तो पीछे जो बचता है वो बच गया प्योर सिर्फ और सिर्फ इंडिया। और उसके अंदर कितने मेंबर बचे? 299 मेंबर बचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। आप सोचेंगे कि भैया जब दो देश डिवाइड हुए तो 389/2 करना चाहिए था, तो क्या एक आदमी को क्या बीच में से काट के ले जाते क्या? मोटा दिमाग वाली बात मत करना मेरे साथ। 389 मेंबर ऐसे नहीं होता है। हमेशा कोई भी बात करेंगे जब, तो वो एरिया के हिसाब से करेंगे। अब पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, ठीक है, उनको एक छोटा भाग दिया गया मुस्लिम्स के लिए, तो उनका जो मेंबर जाएंगे वो भी उसके हिसाब से जाएंगे ना भैया, कि सिर्फ उस एरिया के जो है मेंबर वो इधर से निकल के इधर आ जाएंगे, यानी कि यहां से निकल के इधर आ गए। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया जो पाकिस्तान का एरिया है उसके ही मेंबर आए हैं, जबकि मेजोरिटी एरिया जो है हमारे भारत के पास है। तो ये जो पूरे का पूरा एरिया है 299 मेंबर्स यहां पे रहे। ठीक है, और जो इनके मेन हेड रहे वो कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब देखिए कि इसमें क्या था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी और काम हो गया। इसके अंदर अलग अलग कमेटीज बनाएगी। क्यों बनाएगी आप समझना, कुछ माइनर कमेटी बनाएगी, कुछ मेजर कमेटी बनाएगी। हमें माइनर कमेटी के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां तो यूपीएससी भी शायद ना देता हो, तो एसएससी या वनडे कोई बाकी के एग्जाम रेलवे वगैरह कहीं भी नहीं आने वाला। तो मेजर कमेटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। और आप देखेंगे जब भी पुराने प्रीवियस ईयर खोल के, तो पहले से ही शुरू से ही ये चीजें आ रही हैं कि कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन नहीं थे, ये पूछा जाता है अक्सर। तो आपको ये कमेटीज के मेंबर्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप देखिए कि इसके अंदर टोटल ये जो है कितनी होगी, 6 कमेटी हो गई। अब 6 की 6 कमेटीज में जो आपके यूनियन पावर कमेटी है उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी। फिर दूसरी है जो, वो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू साहब ही हैं। अब तीसरी है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हैं हेड सरदार पटेल। फिर डी की बात अभी करते हैं। ई की देखो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो ये प्रोसीजर कमेटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड है। फिर जो है स्टीयरिंग कमेटी, इसके भी हेड कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर एक मेन कमेटी होती है जो फाइनल कमेटी है, जो फाइनली डिसाइड सब कुछ करने वाली, वो डी है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड है BR अम्बेडकर साहब। अब जितने भी लोग हैं ये सब लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? एक तरह से ये आके ड्राफ्टिंग कमेटी को रिपोर्ट करेंगे अपने अपने व्यूज। और इस वजह से ही हम बोलते हैं कि जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो BR अम्बेडकर साहब है, क्योंकि जो मेन कमेटी के हेड है वो BR अम्बेडकर साहब ही हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला। एक और चीज आप बोल सकते हैं कि ये क्यों कमेटीज बनाने की जरूरत पड़ी, उसका कारण है हमारा भारत देश इतना बड़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे उनके भी छक्के छूट गए कि भैया बनाए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए हर जगह पे लैंग्वेज अलग, रिलीजन अलग, बैरियर देखिए कितने सारे हैं, है ना, लोगों की डिमांड्स अलग, रहन सहन अलग। तो कैसे उसको एक पूरे का पूरा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें सब कुछ सम्मिलित हो। आप देखिए कितना समय लगा के उन लोगों ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ डाला है, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है कि आप सोचें कि भैया ये इन्होंने इस व्यक्ति को तो इंक्लूड ही नहीं किया, यानी इस सेक्शन ऑफ पीपल को तो इंक्लूड ही नहीं किया। ऐसा नहीं किया, इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है भाई, तो ये जो है इन लोगों की थोड़ी फोटोज भी लगा रखी है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, विद कमेटी लगा रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए कि जो मेन ड्राफ्टिंग कमेटी है, अभी मैंने आपको बताया अलग अलग कमेटीज के बारे में, 6 कमेटी थी, 6 कमेटी के मेंबर्स यानी जो चेयरमैन थे उनका बताया, पता होना चाहिए उन सबका। अब एक कमेटी जो है मेन, वो कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो क्वेश्चन आपको एसएससी में आ रखा है कि ड्राफ्टिंग, इनमें से कौन सा मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं था, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। और अब देखिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, अगर आपको ये 6 के 6 लोग, जो जितने 6-7 लोग हैं, ये नहीं पता है तो फिर आप नहीं बता पाओगे। आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। आप देखिए कि फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। पहले कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, ये क्या है? इसके चेयरमैन है। फिर जो सेकंड पर्सन है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर तीसरे हैं के.एम. मुंशी। चौथे हैं एन. गोपालस्वामी अयंगर। और पांचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे हैं एन. माधव राव। और सातवें हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी। आप देखिए कितने लोग हैं? ये टोटल 7 लोग हैं। ये बीच में कौन बैठे हैं? बी.आर. अम्बेडकर साहब। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, किसी का फोटो खिंचाने का एक्स्ट्रा मन हो रहा होगा तो वो फोटो में आ गया होगा, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के जो 7 ही लोग हैं मेन, वही इसके पार्ट है, बाकी कोई एक्स्ट्रा इनकी हेल्प कर रहा होगा तो वो इस फोटो में आ गया होगा। तो उस टाइम पे तो देखिए फोटो भी रेयर ही हुआ करती थी, स्पेशली तो कोई फोटोग्राफर को बुलाता होगा तब तो ऐसी फोटो खींचते होंगे, है ना। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को, यानी जो ड्राफ्ट हो गया था प्रिपेयर 26 जनवरी 1949 को हो गया था। ये पूछ सकता है आपसे कि ड्राफ्ट प्रिपेयर कब हुआ था, या फिर ये पूछ सकता है कि हमारा संविधान फ्रेम कब हो गया था। फ्रेम की डेट है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 याद रखना। और इसके अंदर क्या उस टाइम पे डाला गया? 8 शेड्यूल डाले गए, आज तो 12 है शेड्यूल, उस टाइम पे 8 शेड्यूल डाले गए और 22 पार्ट्स डाले गए और 395 इसके अंदर आर्टिकल डाले गए। अब आर्टिकल भी अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 2 है तो हम 2 अब बीच में हमें इंट्रोड्यूस करना, उसी में एक पार्ट बना के तो हम 2A 2B 2C इस तरह से डाल देते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो फिर क्या है कि जिसका कॉन्टेक्स्ट जहां पे है, मान लो 2 आर्टिकल के अंदर उस बात का कॉन्टेक्स्ट है तो हम बाद में 396 आर्टिकल क्यों बनाए उसका, वो 2 के अंदर ही सब पार्ट बना के डाल देंगे ना, इसलिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। और फाइनली बना कब कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कहीं की इनेक्टमेंट में कब आया, इनेक्ट वर्ड, या फिर लागू कब हुआ, ये पूछ लिया जाए तो आप 26 नवंबर मत बोलना, आप 26 जनवरी 1950 ही बोलना। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि पहली बार ये आइडिया किसने प्रपोज किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के अंदर होनी चाहिए है इंडिपेंडेंट तौर पे, है ना। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए किसने बोला था? एम.एन. रॉय ने बोला था। कब? 1934 के अंदर, 1934 के अंदर बोला था। दो ऊपर से एक देखिए बात की, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता तो चुका हूं आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए तो मैं वही समझा रहा हूं। ये कंसेप्ट कहां से निकल के आया था? फिर बाद में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से निकल के आया था। और मैंने बताया भी कि इसमें 3 मेंबर आए थे टोटल भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना चाहते थे, जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मना कर दिया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी और ये फ्लॉप शो रहा था। कौन 3 लोग आए थे? पथिक लॉरेंस साहब, स्टैफर्ड क्रिप्स साहब और ए.वी. अलेक्जेंडर साहब, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि इसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, ये भी मैं आपको क्लियर कर बता तो चुका हूं, एक समराइज कर रहा हूं, इसके अंदर और नए पॉइंट्स जो हैं वो बता रहा हूं, है ना। तो 389 टोटल मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही पार्टीशन होता है तो पाकिस्तान वाले चले गए और पीछे हमारे भारत के कितने लोग बचते हैं? 299 बचते हैं। अब इसके अंदर इलेक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्शंस जो हुए इसके, वो कब हुए? पहली बार तो जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में इसके इलेक्शन करवाए गए। और जो पूरी प्रोसेस थी वो कब तक कंप्लीट हुई इसकी? 1946 के अंदर, नवंबर 1946 के अंदर। और जो पहली मीटिंग हुई थी इसके अंदर, वो कहाँ पे हुई थी? इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। केवल डेट पूछ सकता है तो आपको डेट याद रखनी है कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और 211 टोटल मेंबर्स थे इसके जिन्होंने इसको अटेंड किया था। जबकि आप देखिए ये अभी 1946 की ही बात चल रही है, अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ है, मुस्लिम लीग भी वहीं पे है, कांग्रेस भी वहीं पे है, ब्रिटिशर्स भी वहीं हैं। टोटल 389 मेंबर ही हैं, यानी अभी की डेट में 299 नहीं है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि केवल 211 लोगों ने ही इसको अटेंड किया। और इसके अंदर साथ साथ एक और चीज़ देखिएगा कि
यहाँ पे ही ना टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इसके ही टेम्परेरी प्रेसिडेंट मान लीजिए, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ये लिख लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किसको बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या बनाया था? टेम्परेरी इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और ये क्यों बनाया गया था? ये एक बुजुर्ग थे, तो फ्रांस के अंदर ये प्रथा होती है कि जो सबसे बुजुर्ग है उसी को हेड बना दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही है कि ये सबसे बुजुर्ग थे, तो ये किस ट्रेडिशन को फॉलो करके हमने किया, कहाँ से ये चीज़ अडॉप्ट करके किया? फ्रेंच मतलब कल्चर से अडॉप्ट किया हमने, कि वहाँ पे ऐसा किया जाता, तो हमने भी यहाँ पे इनको हेड बना दिया था। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेकिन अभी परमानेंट नहीं बने थे प्रेसिडेंट। अब परमानेंट तो इलेक्शन हो गए, ठीक है। इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है? अब 11 दिसंबर, देखो ना आप यहाँ पे देखो जरा, 9 दिसंबर 1946 को खत्म हुआ इलेक्शन। तो टेम्परेरीली जो है, जब तक कि रिजल्ट नहीं आएगा, टेम्परेरी तौर पे कौन इसकी भूमिका निभा रहा था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अब 11 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया है ये समझना। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है और एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया है। अब ये क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये है प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। अब आप समझना कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं वो क्यों अलग नेशन की डिमांड पे अड़े हुए थे उस टाइम पे भी। उसका कारण सीधा सीधा अब आपको देखने को मिलेगा कि जब भी इलेक्शंस होंगे तो मेजोरिटी में तो देखिए कि हमारे इस देश के अंदर कांग्रेस ही रहेगी, मुस्लिम लीग कभी आ ही नहीं सकती है मेजोरिटी के अंदर। तो आप ये समझना इस चीज़ में कि उनको ये समझ क्लियर कट हो गया था कि भैया ये देखिए कि चाहे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए वहाँ पे कांग्रेस की ही चलने वाली है, चाहे आप देश का राज की बात कीजिए, कहीं पे भी कोई भी नए पॉलिसी मेकिंग की बात कीजिए, तो हमेशा हर जगह पे ऊपर कौन रहेगा? कांग्रेस ही रहेगी। उनको ये बात क्लियर कट समझ में आ रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि भैया एक अलग नेशन ही अगर मुस्लिम्स के लिए बना दी जाए तो वहाँ सभी मुस्लिम होंगे, इस्लामिक कंट्री बन जाएगी, और वहाँ पे फिर जो प्रेसिडेंट बनेंगे या पॉलिसी मेकिंग होगी वो सब मुस्लिम ही करेंगे। जो कि अब आप देखिए कि आज की डेट में पाकिस्तान का कितना खस्ता हाल हो चुका है। तो इनके हाथ में दे दिया, तो ये मतलब क्या कर रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। वहाँ की जनता खुद परेशान है कि भैया हमारे जो नेता हैं कर क्या रहे हैं, इतनी तो महंगाई हो रखी है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा तो हाल है। तो वही चीज़ है ना कि एक डिमांड कर लेना और उस चीज़ को ले लेना और फिर उसी को एक बड़ा एम्पायर बना के दिखाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आज भारत और पाकिस्तान को देखेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि जब अलग हुए थे तब तो इक्वल ही था ना सब कुछ, और रिसोर्सेज इक्वल डिवाइड नहीं हुए थे। ये भी मैं बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ऐसा हुआ था। रिसोर्सेज जो है वो एरियाज के हिसाब से डिवाइड हुए थे। जैसे मैंने पहले बताया ना कि टोटल तो 389 मेंबर थे, आप देखिए तो 299 तो हमारे देश में रह गए ना, यानी मेजर पोर्शन हमारे देश में। तो रिसोर्सेज का भी मेजर पोर्शन, पैसे का, हर चीज का, व्यापार का मेजर पोर्शन हमारे पास रहेगा, और इसी का ही प्रपोर्शन जो है उनको जाएगा। ऐसा सिस्टम था। ये मत समझ लेना कि आधा आधा दे दिया था दोनों देशों को। फिर आगे हम बात करते हैं सर BN राव की। ये इनको बनाया गया पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। ठीक है, कौन था? सर BN राव। अब 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या किसकी शेप ले लेंगे? प्रियम्बल की शेप ले लेंगे। और ये जो प्रियम्बल है ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनको उठा लिया गया था, इन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन था जिसको हमने बोला आगे चल के प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल। और ये जब इन्होंने पास किया तो यूनैनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि किसी ने भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। ओके, ये 22 जनवरी 1947 को फिर लागू कर दिया गया था इसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। यानी कि ये बात हो रही है, अब मैं क्या बता रहा हूं, प्रियम्बल की बात हो रही है। अगला टॉपिक हमारा प्रियम्बल ही है। इसके बाद आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने रेटिफाई किया भारत की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी। कब? मई के अंदर किया था 1949 में। अब जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल फ्लैग है या फिर नेशनल एंथम है, ये तीनों का मैं ऑलरेडी आपको पूरे लेक्चर के अंदर कंप्लीटली अच्छे से क्लियर कट बता चुका हूं कि कैसे कैसे कौन कौन सी डेट को हमने लिया था। आप पढ़ लीजिएगा डेट का भी। फिर जो असेंबली की बात करते हैं तो टोटल जो असेंबली है इसने टोटल 11 सेशंस किए, जिसके अंदर की पूरा समय लग गया 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। ठीक है, और एट द एंड क्या होता है कि 64 लाख रुपए के आसपास का इसमें खर्च आता है, और फाइनली फिर इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। अब एक और पॉइंट है कि जब भारत सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था
कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही हैं यहाँ पे, यहाँ पे फीमेल मेंबर्स भी रिप्रेजेंटेटिव बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो टोटल कितनी थी? 15 थी। लेकिन क्योंकि डिवीजन हुआ है तो अब क्या हुआ कि सिर्फ 9 जो है फीमेल मेंबर यहाँ पे रह गई, विमेन मेंबर्स जो थी रिप्रेजेंटेटिव विमेन की, और बाकी की जो है वो पाकिस्तान के एरिया में चले गए। ये थे सारे के सारे सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की। आप देखिए कि जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब के पहले पेज पे क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? कंटेंट लिखा होता है कि नहीं लिखा होता कि इस किताब के अंदर फला फला चैप्टर है, उनके अंदर ये चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको सब्जी बनानी हो, है ना, तो सब्जी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, है ना, आपको मसाला चाहिए, धनिया चाहिए है, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए है, तेल चाहिए है, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये इंग्रेडिएंट हो गए, यानी कि प्रियम्बल क्या हो गया? प्रियम्बल यही वो इंग्रेडिएंट है एक तरह से, वो वही चीज़ इसके अंदर बता रखी है। एक तरह से ये क्या हो गया? ये किताब का फ्रंट कवर हो गया, ये समझ लीजिए, पहला पेज हो गया कि इसके अंदर सब कुछ लिखा है। इसको आप आई कार्ड भी बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। देखिए, द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की पूरी किताब के अंदर जो लिखा है उसका मतलब क्या है। अगर वो 4 लाइनों में बताना हो कि इस किताब के अंदर हमने ये लिखा है, तो वो हमारे संविधान की किताब में जो लिखा है ना, उसके टू द पॉइंट 4-5 लाइन के अंदर जो समरी है वही प्रियम्बल है। ठीक है भाई। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट टू बिगिन विद ए प्रियम्बल। दुनिया में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। तो ये जो है इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का प्रियम्बल से ही स्टार्ट होता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि एन.ए. पालकीवाला वॉज टर्म्ड प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है। पेपर में अगर पूछा गया किसने ऐसी स्टेटमेंट दी थी, तो आप बोलेंगे एन.ए. पालकीवाला ने। ठीक है। फिर इसमें क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को किसने पास किया था, तो आप उसका उत्तर देंगे जे.एल. नेहरू साहब ने किया था। ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इन्होंने पूरे का पूरा रेजोल्यूशंस बनाए थे। ठीक है, तो ये एक मेन पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जैसे कि मैंने बताया ना, अलग अलग कमेटीज़ बन रखी थी, तो उसी में से जे.एल. नेहरू 2 कमेटीज़ के पार्ट थे, तो उनमें से ही एक कमेटी के थ्रू इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि किसने किया पास, तो जे.एल. नेहरू साहब ने किया है। और उसी रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड क्या है? पूरा का पूरा हमारा प्रियम्बल है। अब आइए थोड़ा सा प्रियम्बल को देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो अब आपको जानने को मिलेंगी। आप देखना, इसके अंदर अभी क्या लिखा है? ये पुराना प्रियम्बल है। ठीक है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ध्यान देना, सिर्फ क्या लिखा है? सॉवरेन लिखा है, डेमोक्रेटिक लिखा है और रिपब्लिक लिखा है। केवल 3 चीजें ही लिखी हैं यहाँ पे। और फिर आगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब तो ठीक है। और नीचे क्या लिखी है? डेट लिखी है। अब आगे चल के ये थोड़ा सा बदलाव आएगा, इसके अंदर चेंज आएगा। वो देखते हैं कि क्या चेंज आएगा। आप देखो, सबसे पहले ये नया वाला है। अब इसके अंदर चेंज आप ध्यान से जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि सॉवरेन भी लिखा है, रिपब्लिक भी लिखा है, डेमोक्रेटिक भी लिखा है। लेकिन ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, ये नई चीज़ ऐड की गई है। एक और चीज़ नई ऐड की गई है यहाँ पे, ये इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी के साथ इंटीग्रिटी भी लिखा है। जबकि आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं भी फ्रेटर्निटी वाले में इंटीग्रिटी लिखा है। इसने लिखा है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। यानी कि हर व्यक्ति की डिग्निटी को ये प्रिजर्व करेंगे, एश्योर करेंगे। लेकिन इंटीग्रिटी नहीं लिखा हुआ। तो जबकि यहाँ पे देखिए इंटीग्रिटी भी जुड़ा है। तो ये 3 नए शब्द, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया है। ये हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि क्यों इन तीनों को जोड़ा गया। बहुत इसका मेजर कारण है। फिर इसके अलावा आप इसको जब ध्यान से पढ़ते हैं तो आप, अब जो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने क्या बोला, इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं। कोई बताने वाले ढंग से बताएगा, नहीं तो लोग यूं ही घास काट के चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं ना बस वही पढ़ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना। और अब आ जाओ नीचे, हेयर बाय अडोप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब बस इतना सा पढ़ो, जो मैंने रेड लाइन अंडरलाइन की है ना रेड में, बस उतना सा पढ़ो अपने दिमाग में। क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय अडोप्ट, इनैक्ट एंड गिव
टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको समझ में, क्योंकि बीच में जो है वो अगर पढ़ोगे तो फिर आपको वो शुरू वाली लाइन भूल जाओगे, है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला सीधा पूरा ये पढ़ो रेड वाला। तो इसमें ये आपने ध्यान दिया इसने क्या बोला है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम भारत के वासी खुद को दे रहे हैं, समझना ये बात। जबकि ये चाहते हैं तो ये ऐसे लिख सकते थे ना यहाँ पे कि वी द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर गिविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ द इंडिया, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। संविधान के जो मेकर्स हैं उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि जो रियल पावर है वो भारत के हाथ में रहे, भारत के लोगों के हाथ में रहे, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के हाथ में रहे। इसीलिए उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। आगे इसमें इसके 3 भाग हुए, आप देखिए ज़रा, ये मैं रिमूव कर देता हूँ पहले, इसीलिए मैंने बोला ना बारीक परक चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा। अब देखो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, शुरू में जो बताया ये है इसकी नेचर के बारे में। फिर यहाँ पे जो बीच में जो पैराग्राफ है इसका, इसने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, है ना, क्यों बनाया गया। फिर लास्ट वाले ने क्या बताई, डेट बताई है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। वही मैंने अभी बताया कि सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास है, लोगों के पास है, पीपल ऑफ अथॉरिटी है ना, पीपल ऑफ इंडिया है ना। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी, है ना। तो ये सारे के सारे इसके जो है मेन इंग्रेडिएंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सम्माहित है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। फिर तीसरी चीज बोलता है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हम सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ये हो गया। फिर लास्ट है द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। तो देख लो यही लिखा है इन्होंने, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि ये एक तरह से क्या होगा, ये फ्रेम की डेट इन्होंने लिखी है यहाँ पे। ये ध्यान देना प्रियम्बल के अंदर ये इन्होंने अडॉप्ट करने की डेट नहीं लिखी है, एक तरह से अगर आप बोलेंगे इसको एग्जैक्टली हमें बोलना चाहिए फ्रेम की डेट है। अगर आप एडोप्ट भी इसको बोल सकते हैं, एडोप्शन डेट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है कि एडोप्ट डेट भी यही है। अगर आप इसको इनेक्टमेंट डेट बोलें, इनेक्टमेंट मतलब कि लागू कब हुआ, तब हम बोलेंगे 26 जनवरी 1950 बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए अगेन, एडोप्शन या फिर फ्रेम दोनों एक ही बात है यहाँ पे। ये दोनों अगर बोल दिया जाए तो डेट आएगी 26 नवंबर 1949। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये बच्चे गलती करेंगे। और अगर इनेक्टमेंट या फिर लागू बोल दिया जाए तो 26 जनवरी 1950। अब आइए मैं नेचर के बारे में थोड़ी चीजें आपको बताता हूँ। नेचर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, आप देखो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब क्या है ना, ये हम कई गानों में भी बोलते हुए सुनते हैं, है ना, कि सानू सॉवरेंटी दा राह दे दो, है ना, यानी कि हमें सॉवरेंटी का रास्ता दिखा दो। मतलब सॉवरेंटी मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि जो भारत है ना वो एक सॉवरेन कंट्री है, सुप्रीम अथॉरिटी वो खुद है, ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी है। अब ये भी दो तरह की, एक इंटरनल सुप्रीम अथॉरिटी होगी यानी कि अपनी खुद की स्टेट्स पे, और एक होगी एक्सटर्नल मैटर्स पे, कि यानी कि जो बाहर के मैटर्स भी हैं, फॉरेन अफेयर्स भी हैं या कुछ भी है, वहां भी हम अपनी मर्जी से हैं। अब मान लीजिए कि इंडिया जो है, मान लीजिए कि वो किसी यूनियन का पार्ट है या किसी, जैसे मान लो कॉमनवेल्थ का पार्ट है या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और मान लो कि उसकी जो मेन हेड है वो इंडियन नहीं है, मान लो कोई, है ना, मान लो ब्रिटेन का है, तो क्या हम ब्रिटेन के अधीन होगी? जी नहीं, हम उस पूरे के पूरे संगठन को कभी भी छोड़ सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है, हम अपनी मर्जी से वहाँ हैं, हम कभी भी उसको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सॉवरेन हैं, हमारे पास उसकी सुप्रीमेसी है। समझ गए सॉवरेन का मतलब। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, ठीक है। इसने नेचर बताइए कि हमारा देश क्या है, सुप्रीम पावर है अपने लिए, यानी सॉवरेन है। अब दूसरी नेचर इसकी क्या है, डेमोक्रेसी, यानी कि पीपल रूल है। यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि कोई 4 लोग इसको चला रहे हैं, यहाँ पे जो जनता है वो चला रही है, पीपल्स रूल है। फिर अब आपको मैं बताता हूँ, जो डेमोक्रेसी होती है वो 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। आप सोचेंगे कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या लफड़ा है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, इसमें लोग ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, यानी कि
आप देखिए कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि देश में जैसे वो किसानों वाले बिल आए, अब मैं इसीलिए रिसेंट एग्जाम्पल इसीलिए उठा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, है ना। फार्मर्स बिल आए जैसे इंडिया के अंदर, अब वहाँ पे फार्मर्स को देखिए कितनी प्रोटेस्ट करनी पड़ी कि हमें ये नहीं चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं आप दे क्यों रहे हो, हमें करनी पड़ी ना प्रोटेस्ट बहुत बड़ी। तो तब जाके गवर्नमेंट कहीं बड़ी मुश्किल से मानी कि उसको रिपील करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत होता तो क्या होता कि गवर्नमेंट क्या करती, वो रूल्स बना के और लोगों से बैलेट पेपर पे या फिर वोटिंग मशीन पे वो करवा लेती पूरे का पूरा पोल कि भैया आपको ये जो हम नया रूल्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, नए अधिनियम लेके आ रहे हैं, आप बोलिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग यस नो करते उसके अंदर, है ना। और उससे क्या कि पूरा डिसाइड हो जाता कि पूरे मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं देश के अंदर वो क्या चाह रहे हैं, वो इन बिल्स को चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। ये क्या हो गया, एक तरह से डायरेक्ट आप डिसीजन मेकिंग में आ गए, है ना। यानी कि आपके बिहाफ पे वो जो ऊपर कैबिनेट में बैठे लोग हैं उन्होंने डिसाइड नहीं किया पॉलिसी को बनाना, बल्कि आपने, पीपल ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया। अगर ऐसा होता तो, लेकिन भारत जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। उसका कारण है कि भारत बहुत बड़ा देश है। ऐसी चीज़ स्विट्जरलैंड में ठीक लगती है जहाँ पे 60-70 लाख लोग हों या करोड़ भी हों, 1.5 करोड़ 2 करोड़ हों, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एकदम परफेक्ट है। बैलेट पेपर्स के थ्रू भी आप वोटिंग करवा सकते हैं, बहुत परफेक्ट रहेगी, है ना। और सबसे प्योर डेमोक्रेसी उसी को बोला जाता है। जबकि आप देखिए वहाँ पे लो पॉपुलेशन वाले एरिया में तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन भारत के अंदर अगर ये करवाने लग गए एक एक पॉलिसी के ऊपर, तो आप समझिए कि ऑलरेडी भारत के अंदर तो इलेक्शंस इतने इतने महीनों में होते हैं, है ना। तो इलेक्शन इतनी मुश्किल से ख़त्म होते हैं, तो अगर एक एक पॉलिसी पे ये करवाने लग गए तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा कि ये भी फैक्टर रहता है कि यार जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं पॉलिसी की, तो वो उनको तो वैसे ही कोई मैनिपुलेट कर देगा, तो वो तो वैसे ही जहाँ उनका दिल किया टक, जहाँ किया टक, तो वो वैसे भी सेंसिबल चीज़ नहीं एक देखने को मिलती है। हालांकि प्योर डेमोक्रेसी फिर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है उस एंगल से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है भारत, यहाँ पे पीपल को हम इलेक्ट करते हैं। हम अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपीज वगैरह जितने भी हम करते हैं, तो वो हमारे बिहाफ पे आगे फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ पे वो पूरे का पूरा फ्रेम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस है वो करते हैं हमारे बिहाफ पे, नई पॉलिसीज लेके आते हैं जिससे हमारा देश और बेहतर तरीके से चल पाए, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, भारत हो गया, जिसमें पहले लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं वोटिंग के माध्यम से, और वो जो लोग, कुछ लोग हैं, वो फिर पूरे देश को चलाते हैं। ओके भाई, अब ये तो हो गए 2 पॉइंट। अगला पॉइंट आप समझना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे मिसिंग थे। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि सोशलिस्ट, सेकुलर, और 3 पॉइंट मिसिंग थे, और इंटीग्रिटी, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। लेकिन अब इसके बाद जब हमारे संविधानकर्ताओं ने देखा कि भैया 3 चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वो सब चीज़ें करवा रहा है हमसे, और हमने अपने प्रियम्बल में नहीं डाल रखी, तो वो हमें डाल देनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट की 1976 के अंदर। अब ये याद रखना कौन सी अमेंडमेंट है, ये 1976 की 42nd अमेंडमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 बार रेपिटेटिवली आप देखिए एसएससी एग्जाम्स के अंदर तो इससे क्वेश्चन आ रखा है। आप देखना शुरू में तो शुरू के साल में तो लगभग हर साल ही ये क्वेश्चन आया करता था। एक 42nd अमेंडमेंट होगी, एक 52nd होगी, एक 44th अमेंडमेंट होगी। ये ऐसी ऐसी अमेंडमेंट है कि जिनके ऊपर बार बार रिपीट, बार बार, कोई भी, चाहे रेलवे हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सबके अंदर इससे जरूर आते हैं क्वेश्चन। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसने क्या बोला कि 3 वर्ड हम ऐड करेंगे, कौन कौन से करेंगे, सोशलिस्ट करेंगे, सेकुलर करेंगे और इंटीग्रिटी करेंगे। आप देखो अब कि इसका मतलब क्या है। अब पहले मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूं सेकुलरिज्म की। सेकुलर को क्यों प्रियम्बल के अंदर ऐड करना हमें पड़ा, या फिर हमने क्यों किया। आप देखो कि कोई भी स्टेट है ना, वो 3 तरह की स्टेट हो सकती है। अगर हम रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे देखें तो 3 तरह की स्टेट बनती है। पहली स्टेट हो सकती है एथिस्टिक। एथिस्ट क्या होता है, जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। अगर एथिस्ट स्टेट है तो वहां पे क्या है कि कोई भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ना ही आप भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो। ऐसी कौन सी स्टेट है, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो नॉर्थ कोरिया। वहां पे वो एक चिंका है ना, क्या नाम है वो, मोटू सा यू करके आता है, किम जोंग, है ना। तो वो क्या करता है, अगर मान लो देर सवेर उसने कहीं तुम्हें पकड़ लिया, देख लिया कि तुम पूजा पाठ कर रहे हो या किसी धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा और फिर अलग अलग यातनाएं देगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि
जो नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे कोई भी उनका धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, यानी वहाँ पे आप कोई भी चीज़ धर्म के नाम पे नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आपको सजा दी जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। वो मोटा आएगा तुम्हारे सपनों में, तो ऐसे याद रखना। और सेकंड, ये तो हो गया एथिस्टिक। दूसरा हो गया थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजन हो, एक स्टेट बोले कि हम तो यही स्टेट हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों क्या बोलते हैं कि हम तो इस्लामिक स्टेट है। बहुत सारी स्टेट है इस्लामिक, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये तीनों क्या बोलेंगे, हम तो इस्लामिक स्टेट है, सीधा सीधा बोलते हैं हम इस्लाम धर्म को कबूल करके बैठे हैं, हम किसी और धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, और मेजोरिटी हमारी यहीं पे इस्लाम वालों की, इसलिए ये इस्लामिक स्टेट है। लेकिन जो भारत है, ऐसी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बुद्धिस्ट स्टेट की बात करता हूँ तो भूटान और श्रीलंका, ये दोनों क्या होगी, बुद्धिस्ट स्टेट होगी। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे बुद्धिस्ट की है। लेकिन अब तीसरी जो है, भारत किस कैटेगरी में आ रहा है वो देखना। तीसरी है सेकुलर। सेकुलर क्या बोलता है, ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड, यानी कि यहाँ पे हम किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। यहाँ हम बोलते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस, अपने अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार करना चाहे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, किसी को भी हम रोकते नहीं है इस चीज़ के लिए। सब धर्मों को आज़ादी है, तुम्हें जो करना है करो भैया, धर्म के दायरे में रह के, लेकिन, है ना। तो उसको बोलते हैं सेकुलर, धर्म निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हर धर्म को आज़ादी है, वो अपना प्रचार करे, आप उनकी प्रैक्टिसेस, उनका पूजा पाठ, उसी की जो शादी की नीतियां हैं, है ना, कि जैसे भी आपके धर्म में शादी करवाई जाती है वैसे कीजिए, मुंडन करवाया जाता है, वो सब जो है अंतिम जो होता है, क्या कहते हैं, दर्शन होते हैं व्यक्ति के कि दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो आपके धर्म में जैसा है, आपको गार्डन है, नीचे गाड़ो, जलाना है तुम जलाओ, है ना, चील कौओं को खिलाना है वो करो। हम देख के आए ना आगे, अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह में तो यही होता था। तो ये सब यानी कि कंप्लीटली हमने धर्मनिरपेक्ष कर रखा है। अब आप देखिए कि आज की डेट में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं। बट समस्या ये है कि आप ऐसा बोलेंगे अगर कि हम हिंदू राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि आप जो हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको हैम्पर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसका कारण सुनिए। हमारा देश जब बना तो वो बना ही क्या है, वो बना ही छोटी छोटी बहुत सारी टेरिटरीज को जोड़ के है, और उन सब टेरिटरीज को ये एश्योर किया गया था कि ये आप जो है इसको भारत को ज्वाइन करेंगे तो आपको सेकुलरिज्म पूरा मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता पूरी मिलेगी, आपके किसी भी धर्म को हैम्पर नहीं किया जाएगा। लेकिन आज अगर हम ये बोल दें कि नहीं ये तो हिंदू राष्ट्र है, तो फिर हमने क्या बोल दिया, सिर्फ एक धर्म को प्रमोट कर दिया और बाकी के धर्मों को आज़ादी ही नहीं दी। फिर समस्या वहीं की वहीं आ जाती कि हमने किसको हैम्पर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, तुम्हें बनाना बनाओ भाई, हाथ जोड़े, हमें मत घसीटना इस चीज़ में। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या है, कि क्यों भारत को आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हो या फिर नहीं बोल सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया हो गया। अब साथ में देखिए कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं यहाँ तो पंथ निरपेक्ष बोला गया, धर्म निरपेक्ष नहीं बोला गया। तो भाई देख लो जो भी है, हम घुसते नहीं फालतू की चीज़ों में। अब पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो क्या है, DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। वो जो है ना हमें हमारे इस संविधान को सोशलिस्ट नेचर जो है प्रदान कर रहा है। ये अब अभी हम जब इसके आगे बढ़ेंगे तभी पता लगेगा ना। अभी मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि हम जो सेकुलर वर्ड है ये कहाँ से हम बाद में लेके आए प्रियम्बल के अंदर। तो हमने देखा कि पार्ट 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो जो है वो ऑलरेडी हमारे पूरे के पूरे संविधान को सोशलिस्ट नेचर प्रदान करे बैठा है। वो तो जब हम वहाँ पे देखते हैं कि जैसे काऊ का स्लॉटर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे बहुत सारे तरीके की चीज़ें बता रखी है इसके अंदर DPSP में, है ना। बहुत सारी हिदायतें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो वही हो गया DPSP। तो इसका मतलब वो सोशलिस्ट नेचर पहले ही प्रदान करके बैठा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जब कर ही रखी है तो इसको हम प्रियम्बल में क्यों नहीं लिख रहे, तो हम प्रियम्बल में इसको लिखेंगे। अब सिर्फ यही सोशलिस्ट नेचर नहीं है, आप देखिए कि दूसरी जगह पे सेकुलर नेचर भी है। कहाँ है वो, आर्टिकल 25 से 28 में फंडामेंटल राइट्स के अंदर। वो जो है आर्टिकल 25 से 28 वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो भी आपके
मतलब कि भारत के अंदर सेकुलर नेचर को प्रदान करके बैठे हैं, सोशलिस्ट नेचर को भी प्रदान करके बैठे हैं और सेकुलर नेचर को भी प्रदान करके बैठे हैं। अभी सोशलिस्ट का भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। ये मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। तो सेकुलर कहाँ पे है, अगर कोई पूछ ले तो सेकुलर है आर्टिकल 25 से 28 में फंडामेंटल राइट्स में, वो इसको ऑलरेडी भारत को सेकुलर नेचर प्रदान करके बैठे हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कह रहे हैं हम कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में, इसलिए वो नेचर हमने दी। तो हमने बोला कि भैया सेकुलर को क्यों नहीं ऐड किया, तो बाद में फिर संविधान वालों ने सेकुलर को ऐड कर दिया। और अब सोशलिस्ट का भी कहानी बता देता हूँ, ये तो सेकुलर की बताई है ना मैंने, या कारण मैंने दोनों लिख दिए हैं, तो कोई बात नहीं, वो वहाँ भी लिख दिए होंगे। अब आप देखिए स्टोरी सोशलिस्ट होने की। सोशलिस्ट मतलब क्या है कि सोशल होना, जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, यानी कि एक तरह से लौकिक की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक, इसका कारण इकोनॉमी से निकल के आएगा। इकोनॉमी के देखिए दो तरह के सिस्टम होते हैं, दो तरह की इकोनॉमी होती है। पहली होती है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, यानी इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, पूरा का पूरा देश, जैसे कि आज हमारा देश बनने जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो जैसे मान लीजिए अंबानी अडानी साहब हैं, इन्हीं के हाथ में है कि कितना माल बनाना है, किसके लिए बनाना है। मान लो कि किसी बंदे को कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ना, लेकिन ये क्या करेंगे, ये अपनी मेजोरिटी के हिसाब से देखेंगे कि अब ये तो 4 बंदे ही हैं, इनको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्यों बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 4 लोग हैं जिनको पेंसिल की ज़रूरत है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ 10,000 लोग हैं जिनको पेन की ज़रूरत है। तो ये कहेंगे हम पेंसिल क्यों बनाएं, हम तो पेन ही बनाएंगे, क्यों 4 लोगों के लिए पेंसिल बनाने बैठे हम। लेकिन वो 4 लोगों के साथ क्या हुआ, नाइंसाफ़ी हुई ना, उनको, वो हमारे देश में रह रहे हैं लेकिन उनको पेंसिल नहीं मिल रही, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना, एक सर्विस नहीं मिल रही उनको, तो ये तो गलत हो गया उनके साथ। तो पेंसिल बनाने वाला भी कोई चाहिए, तो लेकिन ये तो धन्ना सेठ है, ये तो सिर्फ व्यापार के हिसाब से सोचेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि दूसरा चीज़ पिक्चर में क्या आती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि इसमें गवर्नमेंट, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पीएसयूज वगैरह, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना माल बनाना है, क्या उसका रेट रखेंगे, कितना मार्केट में उतारना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, यानी कि ये कितने समय में बनाना है, ये गवर्नमेंट तय करती है यहाँ पे, और इसका रेट भी गवर्नमेंट तय कर रही है। ये भी दो तरह की है, एक है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, दूसरा गांधीयन सोशलिज्म, है ना। तो हमारा जो झुकाव है हमारे देश का, वो ज़्यादा किस तरफ है, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हम कैपिटलिस्ट हैं कि सोशलिस्ट है भारत। तो भाई भारत ना कैपिटलिस्ट है ना सोशलिस्ट है, ये इनका दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है, यानी कि वो कुछ ये है कुछ ही है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट सारी के सारी चीज़ों को बेचती जा रही है। आप बहुत सारे लोग हर्ष क्यों करते हैं कि ये तो पूरा देश बेच देंगे। जब पूरा देश बेच देंगे, मान लो पूरा रेलवे भी बेच दिया, बाकी के सभी जितने भी एसेट्स हैं, पीएसयूज हैं वो भी बेच दिए, है ना, तो टेलीकॉम सेक्टर भी बेच दिया, सब कुछ अगर बेच दिया तो एट द एंड क्या होगा, हमारा देश क्या बनेगा, फिर जाके कैपिटलिस्ट बन जाएगा। अब पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में, कैपिटलिस्ट वालों के हाथ में है कि वो कितना माल बनाएंगे, कितना मार्केट में उतारेंगे, कितनी उसके रेट रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये जो किसान बिल वाली बात है ना, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई भी बड़ा धन्ना सेठ है, वो पूरी की पूरी गेहूं को, पूरे देश की गेहूं को, ठीक है, व्हीट को यहाँ कैद करके रख लेता है अपने स्टोर्स के अंदर, ठीक है। अब अगर इसने होर्डिंग कर ली पूरी की पूरी व्हीट की, तो अब ये इसके हाथ में हो गया, यानी कि सारे के सारे फार्मर्स से इसने ली व्हीट, सारे सारे खेत इसके हैं, है ना। इसने पूरी की पूरी व्हीट ली, क्योंकि और तो कहीं जा नहीं सकती इसकी परमिशन के बिना, जब इसने पूरी मोनोपोली क्रिएट कर दी, यही तो राजा बन के बैठ गया धन्ना सेठ, है ना, सारे फार्मर इसके अंडर है। अब मान लो पूरे देश को चाहिए व्हीट की जरूरत है, लेकिन पहले ये मान लो 10 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी व्हीट, जब मोनोपोली नहीं हुई, धन्ना सेठ नहीं आया था, है ना, फार्मर्स तो 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये धन्ना सेठ ने आके क्या किया, सारी की सारी अपने पास रख ली, पूरे देश में इसने क्या किया, 4 दिन के लिए ना व्हीट देना ही बंद कर दिया, पूरा देश भूखा मर रहा है। जैसे ही भूखा मरेगा देश के अंदर व्हीट की कमी हो गई। अब जिस चीज़ के पास भी बंदे के पास बोरी पड़ी होगी, वो उस बोरी को महंगे दाम पे बेचेगा या सस्ते पे बेचेगा, मेरे को बताओ सोच के, है ना। वो क्या करेगा, वो 10 रुपए की नहीं बेचेगा दुकानदार आगे, वो बोलेगा कि भैया तुम्हें लेनी है तो लो, मैं तो 20 रुपए की दूंगा, मैं तो 30 की दूंगा, मैं 50 की दूंगा। जैसे जैसे अब इसने मान लो 1 महीना ये व्हीट को कैद करके रखा अपने स्टोर्स में, तो धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो स्टॉक है वो और कम होता जाएगा। अगर और कम होगा, अब मान लो मार्केट में हर दुकानदार के पास सपोज कीजिए कि केवल 1 ही बोरी रह गई है, तो वो क्या करेगा, वो तो भैया 10,000 रुपये में देगा वो बोरी, क्या पता 20,000 में दे, 25,000 में दे, और आपको भूख लगी, आपको तो लेनी ही है,
तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये मोनोपोली क्रिएट हो गई ना, गलत हो गया ना ये तो प्राइस पैरिटी रही नहीं, ये तो बहुत ही गलत हो गया कि आप कितना भी प्राइस बढ़ा रहे हो, कितना भी कम कर रहे हो। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा दिक्कत रहता है, इसीलिए फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी। सबसे बड़ा कारण भी यही था कि आप किसी के भूख के ऊपर कंट्रोल मत कीजिए इसमें, है ना, वहाँ पे व्यापार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था। मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के तौर पे बताता हूं ताकि आपको चीजें इजीली कनेक्ट हो पाए, नहीं तो फिर आप इजीली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को, है ना। रियलिस्टिक एग्जांपल बताना जरूरी है और जो आज की डेट के वो बताना जरूरी है। तो इस वजह से क्या है कि हम धीरे धीरे कहां पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले तो हम यही बोलेंगे इन दोनों का परफेक्ट हम ब्लेंड है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसके अंदर भी हम ज़्यादा झुकाव हमारा किस तरफ है, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है, जो कि बोलता है जो विलेज है उनको हम सेल्फ सफिशिएंट बना दें। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म सबके बारे में सोचता है, लेकिन जो गांधीयन सोशलिज्म है वो बोलता है कि जो विलेज के लोग हैं हम उनको इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दें कि वो उनको सारे के सारे अधिकार मिले, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल अधिकार हो, वो उनको उस लेवल तक हम पहुंचा दें। तो विलेज की बात जो करते हैं वो गांधी जी करते हैं। तो हमारा जो देश है वो वैसे भी विलेज से ही निकल के आया है, शहर तो बाद में बने धीरे धीरे, लेकिन विलेज जो है वो हमारे पूरे के पूरे देश की जान है एक तरह से, ये समझ लीजिए, ठीक है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा इंक्लिनेशन गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा है। और ये कहाँ से निकल के आया, ये कौन सी जजमेंट से निकल के आया, क्या ये मेरे बोलने से हो रहा है? जी नहीं, ये किसने बोला है, एक केस हुआ था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें ये पूछा गया था कि बताइए हमारा सोशलिज्म किस तरफ है, तो उसमें ये चीज़ निकल के आई थी, ठीक है भाई। आज की डेट में एक नई टर्म भी आ रही है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका और कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो जितने भी भारत के लोग हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, इक्वल वेजेस कर दी जाएं, इक्वल सोशल राइट्स कर दी जाएं, मतलब उनका शोषण ना हो। इसीलिए ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आजकल वर्ड टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता लग गया। अब देखो जो सोशलिस्ट नेचर है, सोशलिस्ट नेचर कहाँ से आ रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बता दिया था। जो सोशलिस्ट नेचर है वो पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन DPSP जो है वो सोशलिस्ट नेचर प्रोवाइड करता है। और जो सेकुलर नेचर है वो आर्टिकल 25 से 28 यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो सेकुलर नेचर प्रदान करने लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी हमारे देश को सोशलिस्ट नेचर किसने प्रदान कर रखी है, किसने प्रदान कर रखी है, DPSP ने कर रखी है पहले ही, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी ने। तो जब इसने पहली कर रखी है तो हमने तो इंक्लूड नहीं कर रखा था भाई प्रीएम्बल में, तो हमने ये भी डाल दिया। सेम इन दोनों के केस के साथ साथ क्या है, इंटीग्रिटी का भी केस है कि हम देखिए ऑलरेडी पूरे संविधान में बार बार बोल रहे हैं कि हम ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं, हम भारत की एकता में बिलीव करते हैं। तो इंटीग्रिटी देखिए ऑलरेडी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी ही रहती है। तो ये हम बार बार देखिए पूरे उसके अंदर एकता की तो बात कर ही रहे हैं, तो इस वजह से जो है इंटीग्रिटी को भी इसके अंदर ऐड किया गया था, जो कि पहले इंटीग्रिटी को ऐड नहीं कर रखा था। इसमें सिर्फ ये बोल रखा था कि सिर्फ आपकी डिग्निटी को मेंटेन करेगा, जबकि हमें बोलना चाहिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नेचर पढ़ ली इसके अंदर, ठीक है। और आगे एक सेकेंड, ये नेचर का ही था ना सारे का सारा, ठीक है। आगे मैं ये भी बता देता हूँ आपको, देखिए नेचर तो पढ़ ही लिया है, अब मैं मोटे तौर पे आपको इसके ये जो बीच में ऑब्जेक्टिव है उसका भी बता देता हूँ। जस्टिस है, जैसे जस्टिस में 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इसका मतलब क्या है, सोशल जस्टिस का मतलब है कि अगर आप मान लो कि विमेन है जैसे पहले, तो वीमेन का बहुत शोषण हुआ पहले शुरू में, मैंने बताया ना वैदिक काल से लेके, वो हिस्ट्री से सब कुछ कनेक्टेड है। या फिर कोई लो कास्ट के लोग हैं उनका हुआ शोषण। तो अब सोशल जस्टिस क्या बोलती है कि उनको वापस से ऊपर लेके आना है, तो ऊपर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, चाहे वो रिजर्वेशन के थ्रू करना पड़े या एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट्स देके करना पड़े, तो वो हो गया सोशल जस्टिस। फिर इकोनॉमिक का हो गया कि कोई यहाँ पे धन्ना सेठ हो, कोई मजदूर हो, सब इक्वल है लॉ की नज़र में। ये नहीं है कि तुम अगर धन्ना सेठ हो तो तुम्हारे लिए कोई अलग से कानून बनेगा। फिर पॉलिटिकल का मतलब हो गया कि आप जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं या पार्टीज हैं या इलेक्शंस हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है कि आप इस सेक्शन से, तो आपके ऊपर ये रोक लगा दी कि नहीं तुम इस पार्टी के में नहीं जा सकते, तुम इसको वोट नहीं कर सकते, तुम खड़े नहीं हो सकते, ये सब चीज़ें नहीं है ना। फिर लिबर्टी की बात करते हैं तो देखिए 2 चीज़ें आती हैं। लिबर्टी का मतलब वो लिबर्टी या फ्रीडम, दोनों में से, दोनों का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता होता है ना। लिबर्टी भी स्वतंत्रता और फ्रीडम भी स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पे संविधान वालों ने लिबर्टी ही लिखा है। आप सोचेंगे क्यों लिखा है लिबर्टी, देखिए लिबर्टी में क्या होता है कि किसी से आपको नहीं लेनी फ्रीडम।
फ्रीडम क्या हो गया, फ्रीडम हमने किससे ली, हमने ब्रिटिशर्स से ली, ठीक है, छीन के ली, उसको बोलेंगे फ्रीडम। हमने किसी से ली है, लेकिन लिबर्टी आपके पास ऑटोमेटिकली है। आप समझना इस चीज को, वो आपने किसी से ली नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिबर्टी लिखा है। हमारा जो संविधान है बड़े पर्सपेक्टिव की बात करता है, छोटी बात नहीं करता है। फिर आगे इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इक्वालिटी में कि सब इक्वल है, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। फिर फ्रेटर्निटी के अंदर क्या है कि भाईचारे की बात है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि वो सलमान खान यूँ खड़ा है ना, तो अपन जाएंगे उसके पास बोलेंगे भाई, वो सुनेगा ही नहीं अपनी बात, है ना, वो फिर भी यूँ करके खड़ा है, वो फास्टिडियस हो रखा है थोड़ा सा, है ना। फिर मैं बोलूँगा उसको भाई, तो वो फिर यूँ मुंह घुमा के देखेगा, हाँ बोल, तो मैं फिर वो जो भैंस का चारा होता है तो उसके पास लेके आऊँगा कि ये लो खा लो तुम, है ना। तो ये क्या हो गया, भाईचारा। इससे गंदा जोक कोई नहीं हो सकता है, बट मैंने बताया इसीलिए कि आपको याद रहे। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होगा भाईचारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम एक तरह से इंटीग्रिटी के साथ रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है भाई। तो ये मैंने इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, नेचर भी बता दिया, और नीचे डेट है तो डेट का बारे में तो शुरू से चीख चीख के बोल रहा हूँ, डेट का भी बता दिया। तो ये कंप्लीट किया हमने प्रियम्बल। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमेगा, नहीं घूम रहा है तो घुमाओ उसको, आपको पता लगना चाहिए। इसके अंदर क्या हुआ, 3 अलग अलग केस हैं। सबसे पहले 1960 के अंदर क्या हुआ, बेरूबरी यूनियन केस हुआ। अब बेरूबरी जो यूनियन केस है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का नौटंकी चली पूरी की पूरी 1960 के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा उस टाइम पे बवाल हुआ। अब यहाँ पे बाद में क्या होता है, जो केशवनंदा भारती हैं, ये इनका किसके साथ डिस्प्यूट होता है, स्टेट ऑफ केरला के साथ, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का होता होगा, कुछ होता होगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया पहले वाली ओपिनियन को, जो पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पास कर रखी थी ना अपनी ओपिनियन, उसको रिजेक्ट किया और इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें कोई दो राय नहीं है। केशवनंदा भारती केस 1973 में ये बोलता है। अब उसके बाद देखिए फिर से एक ऐसा सिनेरियो आता है LIC ऑफ इंडिया केस का। जब LIC का भी केस आता है 1995 में, तो यहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट पीछे के दस्तावेज खंगाल के देखते हैं, तो उन्होंने देखा एक जगह पे दे रखी है, एक जगह पे नहीं दे रखी मान्यता। लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट क्या दे देता है, मान्यता देता है कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आप देखिए आज हम कितना आगे आ चुके हैं 1995 से, अब तो देखिए ना कितने 15-20 साल आगे आ गए हैं। तो आप देखिए कि सीधी सीधी बात है, आज की डेट में अगर हमें कोई ऐसा केस सामने आएगा, हम पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, हम देखेंगे कि एक बार यहाँ भी और एक बार यहाँ भी हमने बोल रखा प्रियम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर कुछ उसमें दिक्कत ही नहीं है। क्या समस्या है जब हमने बोल रखा है, यानी कि अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रियम्बल भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो आप बोलेंगे जी हाँ ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक बात याद रखिएगा, जो प्रियम्बल है वो दैट इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, है ना। अल्टीमेटली क्या है कि जो जितना भी प्रियम्बल है इसको आप, ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल एंड नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इसको आप ना कानूनी तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि इसको उठा के आप ले गए भैया कोर्ट के अंदर कि भैया इसके अंदर तो ये लिखा है, इसके अंदर तो वो लिखा है, ये देखो जैसे ये यहाँ पे और रखा था, है ना। तो अब जो है इसको नॉन जस्टिशिएबल बोल दिया गया है और ये बोला गया कि इसको आप कोर्ट का मैटर मत बनाइए, ये नहीं बन सकता कोर्ट का मैटर, इसको कोर्ट के दायरे से एकदम से बाहर करके रख दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 केस जो हैं, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और उसके बिना तो अधूरे रह जाएगा सब कुछ। ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस किस देश से हमने क्या क्या ले रखा है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आप ट्रिक अपनी बना के याद कर सकते हैं जैसा भी करना चाहें। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इससे हमने क्या ले रखा है, इससे हमने कुछ डेराइव किया, मैं वो बता रहा हूँ आपको। हमने इससे डेराइव किया फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर की, गवर्नर की पावर्स ऑफिस वगैरह का, जुडिशरी का इससे ले रखा है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जुडिशरी का यहाँ भी देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, यानी कुछ वहाँ से ले रखी है, कुछ वहाँ से ले रखी है, ऐसा सिस्टम है वो। फिर पब्लिक सर्विस कमीशंस, एमरजेंसी प्रोविजन जो होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एमरजेंसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। फिर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन वालों से हमने क्या ले रखा है, इसको आप पार्ले बिस्कुट से याद कर सकते हैं, आप अपने अपने बना के याद कर लीजिएगा, है ना। ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। पार्ले मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से हमने लिया, ब्रिटेन वालों से लिया। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रले,
पार्ले, रले, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया? ये भी ब्रिटेन वालों से लिया। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गए, सिंगल सिटीजनशिप हो गई, कैबिनेट सिस्टम हो गया, प्रेरोगेटिव रिट्स हो गया जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गया और एक बाइकैमरलिज्म हो गया। ये सब हमने कहाँ से ले रखे हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखे हैं। और जो ये है बाइकैमरलिज्म, ये भारत के अंदर कब स्टार्ट हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर लाया गया था, भारत के अंदर सबसे पहले लागू हुआ था। ये बाइकैमरलिज्म क्या है? इसका मतलब होता है कि जो आपका लेजिस्लेचर है वो दो भागों में डिवाइड है। जैसे भारत का आज की डेट में हम देखें तो दो भाग कौन कौन से हैं आपके? एक तो हो गया आपका लोकसभा और दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा। तो ये क्या हो गया? एक तरह से बाइकैमरलिज्म हो गया। तो गाइज जैसा कि बाइकैमरलिज्म की बात हो रही है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूँ ताकि आपको सारी कंफ्यूजन अभी मिट जाए, है ना। आप देखिए, अभी हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन मोटे तौर पे बताऊं तो पार्लियामेंट जो है भारत की वो दो भागों में बटी है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, सेंटर लेवल पे अगर देखते हैं तो। लेकिन अगर इसी चीज को मैं स्टेट लेवल पे देखूं तो ये क्या हो जाएगा? लोकसभा के इक्विवेलेंट क्या है? विधानसभा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल देते हैं। और जो राज्यसभा, इसके इक्विवेलेंट क्या होती है? विधान परिषद, यानी कि इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल देते हैं। यानी अगर मेरे को स्टेट की विधानसभा, मतलब स्टेट की लोकसभा बोलूं तो विधानसभा, और स्टेट की राज्यसभा बोलूं तो वो विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पे बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या? बाई मतलब दो, है ना, दो कैमरे एक तरह से समझ लो, एक ये एक ये। लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं है। अब केवल 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पे उनकी खुद की क्या है? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि वहां की खुद की राज्यसभा, एक तरह से मान लीजिए स्टेट वाली, या विधान परिषद। तो केवल यही 6 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी है, यानी कि इनकी विधान परिषद इनके पास ऑलरेडी है। लेकिन बाकी की स्टेट्स के पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? बाइकैमरलिज्म है। लेकिन अगर हमारे देश की बात करें, सेंटर की बात करें, तो वो यूनिकैमरलिज्म है कि बाइकैमरलिज्म है? तो आप बोलेंगे बाइकैमरलिज्म है। क्यों? क्योंकि अगेन वहां पे क्या है? दो हाउसेज बने हुए हैं, एक ये हाउस है एक ये हाउस है, और दोनों आपस में डिपेंडेंट है। इसको चेक करने के लिए ये बना हुआ है। तो इस वजह से बाइकैमरलिज्म मतलब दो तरह के कैमरे लगे हैं, दो तरह की नजर रखने के लिए। समझ गए आप इस चीज को? अब ऐसे ही अगर मैं दो यूटीज की बात करूं, दो यूनियन टेरिटरीज कौन सी जहां बाइकैमरलिज्म है? अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि कई सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, और क्या उनमें से जम्मू कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि वो बाइकैमरलिज्म है वहां के नहीं है। अब मैंने क्या बोला, ये लेटेस्ट सारा का सारा कंटेंट बनाया, तो इसीलिए लेटेस्ट ही बात करेंगे। तो आप मेरे को बताइए कि क्या J&K जो है वो बाइकैमरलिज्म है कि नहीं है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और अगर पेपर में आए तो आप गलत ही करके आओगे अगर आपने ढंग से पढ़ नहीं रखा है तो। देखो, पहले मैं यूटी की बात करता हूं। तो दो यूटी ऐसी हैं जिनके अंदर बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि इनके पास क्या है? इनकी खुद की यहां पे अलग है, ठीक है। इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा है। तो दो हैं ऐसी जिनके पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। काउंसिल की बात नहीं कर रहा मैं असेंबली की बात कर रहा हूं यूटी में, ठीक है। दोनों अलग है, वो काउंसिल की बात थी, यहां असेंबली की बात है। लेकिन जिसके बाद दोनों चीजें हो जाएंगी वही बाइकैमरलिज्म होगा। तो अच्छा, मैं यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करता हूं, सीधा पूछेगा पेपर में कौन सी ऐसी यूटीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आप बोलोगे दो ही हैं, एक तो दिल्ली है एक पुडुचेरी है, ठीक है। और इसी वजह से ये दोनों जो हैं, ये आगे आप देखेंगे चल के, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वगैरह में भी पार्टिसिपेट लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, तो वहाँ पे क्या बाइकैमरलिज्म है या नहीं है? तो आप बोलेंगे कि जी नहीं, वहाँ पे नहीं है। पहले ये बाइकैमरलिज्म ही फॉलो कर रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे इस बाइकैमरलिज्म को ख़त्म करके सिंगल बना दिया गया, तो यहाँ पे अब बाइकैमरलिज्म नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अल्टीमेटली मुद्दे की बात यह है कि बस कि जो J&K है वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या रहेगी? असेंबली रहेगी। ये आप ध्यान देना कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली पहले हुआ करती थी, देखो फ़र्क है दोनों में। वहाँ पे पहले क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, इसलिए ये बाइकैमरलिज्म था। लेकिन ये जो काउंसिल है इसको एबोलिश कर दिया गया, और 2019 में इसको भी ख़त्म करके रिफ्रेश स्टार्ट किया गया था एक तरह से। और अब जो भी होगा असेंबली के थ्रू होगा, काउंसिल के थ्रू कुछ नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे भी अब बाइकैमरलिज्म नहीं है, ठीक है। आइए एक बारी बैक करते हैं अपनी काम पे।
अब देखिए हम कहाँ थे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यहाँ से लिया है। अब पूरा जुडिशरी नहीं लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम जो हमने यहाँ से लिया है ना। तो ये आप कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि जुडिशरी का कुछ पावर यहाँ से भी लिया हमने। अच्छा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने किस संविधान से लिया है, तो ये यूएस से लिया है। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। आप समझिए कि हटाने वाली पोस्ट है ना जितनी भी, चाहे वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, या ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, हाई कोर्ट के जज को हटाना है, तो वो सब हमने कहाँ से लिए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है, ये ध्यान रखना। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डीपीएसपी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है आगे बढ़ेंगे हम। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा जो है ये प्रेसिडेंट कर सकता है नॉमिनेट 12 मेंबर को, वो भी प्रेसिडेंट के अंदर जाके पढ़ेंगे। अभी मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आ गई तो आप मार्क कर देना कि भैया यहाँ से लिया। अब पूरा सेशन, पूरा लेक्चर्स करने के बाद ना वापस इस चीज़ को देख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और फिर है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजुडरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ये हमने यहाँ से लिया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वो हमने कैनेडियन से लिया। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, लेकिन यहाँ पे देखिए कि दूसरा हमने जहाँ देखा था वहाँ कुछ और था गवर्नर का, ये नहीं था। ये देखो ऑफिस ऑफ गवर्नर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, तो दोनों में फर्क है। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट लिया। लिस्ट कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में वो मैटर होते हैं जो कि बड़े मैटर हैं, जो पूरे देश के मैटर हैं, उनको सोल्व किया जाता है यूनियन लिस्ट में डाल के। जो स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो मैटर्स जो स्टेट के अंदर ही कन्फाइंड हैं उनको डाला जाता है। फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों के मैटर डाले जाते हैं, यूनियन के और स्टेट के, जो जिसमें दोनों सरकारें काम कर सकती है, यूनियन चाहे वो भी, सेंटर चाहे वो भी, स्टेट चाहे वो भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई उसके तहत एजुकेशन जो है, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। पहले वो स्टेट में थी, अब कॉन्करेंट में डाल दिया, तो इससे क्या हो रहा है, जो सेंटर है, यूनियन है, वो भी एजुकेशन को बढ़ावा दे सकती है। पहले यूनियन जो थी यानी कि सेंटर थी जो, वो एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं काम कर सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है तो इसीलिए यूनियन भी उस पर काम करना चाहती थी, तो इसको अब किस में डाल दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब एजुकेशन पे यूनियन और सेंटर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने इनसे लिया, ऑस्ट्रेलिया वालों से, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये सब तो वही ट्रेड का ही हो गया। और जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लेना, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अभी खत्म नहीं हुआ बाबू, अभी रुक जाओ। अब विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जो है उससे हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी लगेगी तो जो फंडामेंटल राइट है ना, खुले आम डोलना, ये करना वो करना, वो सब बंद हो जाएंगे। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसएसआर, अब रशिया है ना, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उससे हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। देखिए यहाँ से फंडामेंटल राइट ले रहे हैं जर्मनी से, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ले रहे हैं हम, रशिया से ले रहे हैं। और आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर हम बोलते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रियम्बल के अंदर, ये कहाँ से, प्रियम्बल वाले ये जो ले रखा है हमने, ये प्रियम्बल में जस्टिस वाला पार्ट यूएसएसआर या फिर कहेगी रशिया से ले रखा है। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। मैंने अभी सब कुछ पढ़ा के आया हूँ, ये प्रियम्बल के अंदर ये सब चीज़ें, लिबर्टी पढ़ाई, रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब पढ़ा के आया हूँ। ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये वर्ड्स लिए हैं हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। वहीं प्रियम्बल के अंदर जस्टिस को हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से। कंफ्यूज मत कर देना, और ये जस्टिस वाला पूछने के उसके चांस भी ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये यूएसएसआर से लिए, जबकि बाकी तो हमने उधर से ही ले रखे हैं, फ्रेंच से। फिर साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करनी है उसका प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया। और इलेक्शन जो होता है राज्यसभा का, उसके मेंबर्स का कैसे होगा, ये भी हमने किससे लिया, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर जापानीज से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने किससे ली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं हमने अलग अलग देशों के संविधानों से, और वहाँ के संविधानों की चीज़ों को हम अपने देश में ऐड करके और फिर आज जो है पूरे के पूरे देश को रन कर रहे हैं। हमारा संविधान बहुत तगड़ा और बल्कि संविधान है,
तो इससे आपको पता लगता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने चीज़ें अपडेटेड फॉर्म में सारी की सारी दी हैं, दम है हमारे कंटेंट के अंदर, एक नेक्स्ट लेवल आपको लग रहा है ना कि हाँ सच में हम आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ढंग का, तो आप इसको शेयर मत करना भाई, शेयर मत करना गलती से भी, है ना। आप हमारी ऐप पे जाइएगा, प्ले स्टोर के अंदर जहाँ से आपने ऐप डाउनलोड की, वहाँ पे एक कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ शेयर हो पाए कि हाँ ये सच में हम आपको एक ज़बरदस्त कंटेंट दे रहे हैं जो मार्केट में अभी तक आया ही नहीं है किसी और का। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।